नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे होगी पदाधिकारियों की बैठक और बैठक में सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी बैठक के लेते हुए नजर आएंगे। 2024 के लोकसभा और निकाय चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी ये बैठक लेंगे। 2024 की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे पदाधिकारियों की ये बैठक होगी और काफी खास, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। बैठक में सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी ये बैठक लेते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर देखा जाए तो नगर निकाय के चुनाव भी अभी नजदीक हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हाईकोर्ट की तरफ से अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई गई है। लेकिन अगर 27 तारीख को जब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाएगा, तो अगर ये रोक हटती है तो नगर निकाय के चुनाव भी आने वाले समय में किए जाएंगे और उसके बाद 2024 की तैयारी। तो दोनों चीजों को लेकर काफी खास, काफी अहम ये बैठक होगी आज दोपहर 12 बजे और इस बैठक में सभी प्रकोष्ठों के अधिकारी भी, पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी ये बैठक लेते हुए नजर आएंगे। 2024 के लोकसभा और निकाय चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है जब पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। इस बैठक में सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी ये बैठक लेते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2024 के लोकसभा और निकाय चुनावों को लेकर ये चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी ये बैठक लेते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे ये अहम बैठक होनी है और इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा की जाएगी, तैयारी की जाएगी, रणनीति बनेगी। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है, ताजा खबर इस पर आपके पास? में किस प्रकार से आगे जो भी राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, उसमें चाहे निकाय चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसमें संगठन को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए और क्या अभियान कार्यक्रम लिए जाएं, इसको लेकर चर्चाएं होती हैं। उसी प्रकार की आज चर्चा रहने वाली है। क्योंकि सहकारिता का भी चुनाव आने वाला है और पिछले समय से देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव का कहीं ना कहीं इसमें सहभागिता रहती थी। अब चाचा भतीजे एक हो गए, तो मान सकते कि उसकी रणनीति भी आप लोग को चेंज करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। शिवपाल यादव जी का कोई ऐसा सहभागिता नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर कार्यकर्ता सहकारिता विभाग में लगभग 80 से लेकर 85% तक सहकारिता विभाग के जो भी हमारे जो संस्थाएं हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चयनित होकर और निर्वाचित होकर आए हैं और वही उसमें संचालन करने का काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम अच्छी तरीके से उस चुनाव को भी कराएंगे। क्योंकि देखा गया है कि धर्मांतरों को लेकर लगातार चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि क्रिसमस जैसा जो पर्व है उस पर ऐसी कोई गतिविधियां ना हो। मायावती ने भी उस पर ट्वीट किया था। क्या देखते कि ऐसा कोई मुद्दा जो विपक्ष लगातार इसको उठाता रहता है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कोई गतिविधियां देखने मिलती है? असल में विपक्ष के लोग खुद उसी चीज़ में शामिल रहते हैं और उसके बाद वही मुद्दा भी उठाते हैं। तो ये विपक्ष को सोचना चाहिए वो करना क्या चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही अगर किसी प्रकार से दबाव डालकर और ये जोर जबरदस्ती करके या प्रलोभन के द्वारा धर्मांतरण किया जाता तो उसके सदैव खिलाफ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती दबाव डाल के कहीं कोई धर्मांतरण करा ले, और सभी लोगों को अपने उसके साथ की इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार है। वो किसी भी उसमें जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुरूप ही काम होगा। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के राहुल गांधी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि समाजवादी और एलडी का एक है, उस साथ में देखा जाता है, किसानों की भी वहाँ पे एकता रखी है, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि राहुल गांधी जी पहले कांग्रेस को तो जोड़ लें। कांग्रेस को जोड़ने के लिए, उनके दो नेताओं को जोड़ने के लिए तो उनको 1.5 घंटे 2 घंटे की बैठक करनी पड़े। 2 लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, पूरे कांग्रेस को जोड़ने की क्षमता नहीं उनके भीतर, तो वो कैसे भारत जोड़ेंगे ये समझ सकते हैं। और भारत तो माननीय मोदी जी ने जोड़ दिया है। 370 में जो इनके नाना जी नहीं कर पाए थे वो भी मोदी जी ने कर दिया है। उससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरा भारत जोड़ दिया है। अब भारत अलग कहाँ है ये नहीं समझ में आ रहा, जो भारत जोड़ने चल दिए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने जी खुद यहाँ पे थे और बताते संगठनिक तौर पे ये बैठक है, जो बैठक चल रही है करीब 12 बजे से ये बैठक बुलाई गई। अब देख रहे हैं एक एक करके लोग यहाँ पे आ चुके हैं। धर्मपाल सिंह जो संगठन मंत्री हैं वो भी यहाँ पे हैं, JPS राठौर भी पहुँच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अब से कुछ देर में बैठक शुरू होगी। जी मनीष, बैठक को लेकर अगर देखा जाए तो काफी खास, काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी रणनीति कहीं ना कहीं बनाती हुई नजर आएगी। नगर निकाय के चुनाव, हालांकि क्योंकि 27 तारीख को जब फैसला आएगा हाईकोर्ट का, तो अगर हाईकोर्ट जो अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई गई है, अगर उस रोक को हटाती है तो ऐसे में नगर निकाय के चुनाव भी आने वाले समय में होंगे और उसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव, दोनों ही रणनीतियों पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा। निश्चित तौर से देखिए बहुत अहम आज की बैठक। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश के जो पदाधिकारी थे लगातार दिल्ली के संपर्क में थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री से बैठक की थी, JPS नड्डा से प्रदेश अध्यक्ष जी ने बैठक की थी। तो कहीं ना कहीं रणनीतियां समान रूप से चल रही है और चर्चा जरूर निकाय चुनाव की होगी। सबसे अहम है कल का दिन बहुत अहम रहेगा, जब उच्च न्यायालय जो अधिसूचना है जो उस पर रोक लगी है उसको लेकर एक फैसला आएगा। अगर पक्ष में आता है, खुद प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, उच्च न्यायालय का फैसले का इंतजार है, वो जो फैसला लेंगे पक्ष में लेते हैं तो हम चुनाव में जाएंगे, चुनाव के लिए तैयारियां हैं। अगर वो हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम उसके आगे कार्य योजनाएं जो हैं, जो अभियान है, उसको लेके हम मैदान में उतरेंगे। मिशन सबसे अहम है 2024 को लेके। आपको पता है कि यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं उनके रिपोर्ट कार्ड सेंट्रल को भेज दिए गए हैं, कि शीर्ष नेतृत्व को भेज दिया गया है, उनको लेके भी चर्चा की जाएगी। आगामी निकाय चुनाव है, सेमीफाइनल का देखा जाएगा, क्योंकि खुद यहाँ का लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधा है 80 में से 80 सीट जीत के फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का। तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है उसको कैसे आपको उसको पाना है, हासिल करना है, उसको लेके जो कार्य योजनाएं हैं उसको दिखाना होगा। सबसे अहम बात रहेगी किस तरीके से जो मोदी योगी की जो डबल इंजन की सरकार है, जिसके लेके लगातार देश भर में अपने फायदे गिनाते रहते हैं, उस चीज को लेके अंत्योदय तक गरीब कल्याण योजनाएं जो हैं वो कैसे आम जन तक पहुंचे। जो योजनाएं चल रही हैं दोनों योगी मोदी की सरकार की, वो आम जन तक कैसे पहुंची है, जो उनके लाभान्वित हैं उनको कैसे उसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो इसको लेके बहुत बड़ी चर्चा यहाँ पे शुरू की जाएगी और माना जा रहा है कि जो बैठक होगी इसमें आगे के जो ब्लूप्रिंट दिया गया है दिल्ली से, सबसे अहम चीज है जो दिल्ली में रणनीति बनाई गई है, जो मार्गदर्शन दिया गया है, जो ब्लूप्रिंट दिया गया है, उस खाके के अनुसार आपको अपनी कार्य योजनाओं को अमल कराना है, अपनी जो अभियान है उनको आगे सुचारू रूप से चलाना है और लक्ष्य 2024 को हासिल करना है। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज जो बैठक होनी है उसमें जो लक्ष्य रखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले लोकसभा चुनावों में 80 की 80 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाना चाहती है। तब इस लक्ष्य में बीजेपी कितना पास हो पाएगी, कितने इस लक्ष्य करीब आ पाएगी, या ये लक्ष्य पूरा की पूरा बीजेपी के द्वारा पा लिया जाएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, तैयारी में कहीं से भी कोई कमी बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है, फिर चाहे बात लोकसभा चुनाव की हो या फिर बात नगर निकाय की हो। तो उसी को लेकर के आज काफी खास, काफी अहम ये बैठक होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव और निकाय चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें दोपहर 12 बजे पदाधिकारियों की काफी खास ये अहम बैठक आज होने जा रही है। रणनीति बनाई जाएगी 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर। बैठक में सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही बता दें कि धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी ये बैठक लेंगे। तो दोपहर 12 बजे काफी खास और काफी अहम भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक होने जा रही है आज, और इस बैठक में सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल होंगे।
धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी ये बैठक लेंगे सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव और नगर निकाय के चुनाव को लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी, क्योंकि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाए। लेकिन ये कमल खिल पाएगा या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी कहीं से भी कोई कोर कसर फिलहाल छोड़ना नहीं चाहती है। इसके अलावा अगर बात करें नगर निकाय को लेकर, तो उसमें भी बीजेपी अपनी ही जीत या अपना ही परचम लहराना चाहती है, और इसके लिए नारा भी दिया जा रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि केंद्र में पहले से बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, और अब नगर निकाय में भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिले। तो इसके लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की एक मुहिम, एक अभियान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी नगर निकाय को लेकर अधिसूचना जारी करने पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है, और कल यानी कि 27 तारीख को हाईकोर्ट ने की तरफ से फैसला आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, और कल इस फैसले को सुनाया जाएगा, जिसमें देखना होगा कि अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई जाती है या रोक हटा दिया जाता है। ये वाकई देखने वाली बात होगी। वो फैसला किसके पक्ष में आएगा ये खैर देखना होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अगर ये फैसला पक्ष में आता है राज्य सरकार के, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नगर निकाय की तैयारियों में फिर सभी पार्टियां जुड़ती हुई नजर आएंगी। और इस खास बैठक से पहले हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की है इस बैठक को लेकर। क्या कुछ कहा है भूपेंद्र चौधरी ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने में मौजूद हैं खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। चौधरी जी, आज एक बैठक का आहुत की गई है, क्या रणनीति है, किस चीज़ को लेकर? हमारी संगठनात्मक बैठक है, नियमित बैठकें हम लोग करते हैं। तो जो पुराने कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उन कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की तैयारी के लिए बैठकें हैं हमारी। तो उस बैठक में आज इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। भूपेंद्र जी, क्योंकि कल 27 तारीख है, निकाय चुनाव को लेकर एक अहम फैसला आ सकता है, तो उसमें भी माना जाता है बीजेपी अपने मास्टर प्लान जो है वो चेंज भी कर सकती है, प्लान बी के साथ जाती है, अगर पक्ष में आता है या उसमें तैयारी पूरी है, और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, निर्णय होगा, उसी निर्णय के हिसाब से अगर मान लो माननीय न्यायालय का आदेश चुनाव कराने का होगा तो चुनाव के लिए पार्टी तैयार है, पूरी तैयारी हमारी है। सहकारिता चुनाव भी आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा गया था जब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में तब भी उनका वहाँ पे कब्जा रहता था। आप लोग की पार्टी आई, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनके पास ही सहकारिता रहा। अब फिर से चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर क्या आप लोग की तैयारी? सहकारिता के क्षेत्र में पिछले समय में हमारे कालखंड में पिछले बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और जो सहकारिता का एक सेक्टर पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा था, सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, और आज अधिकांश संस्थाएं किसानों की अपेक्षा के अनुसार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार हैं, घोटाले हैं, कर्ज में डूबी संस्थाएं थी, वो निश्चित आज आत्मनिर्भर होकर किसानों के हित में काम कर रही है। एक आखिरी सवाल अभी जी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नजर आप यूपी में आ रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आई, जहां से माना जा रहा है, क्योंकि आपका भी क्षेत्र आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, सिर्फ वहीं से टारगेट करते हुए जा रही है, क्योंकि किसान और आरएलडी और समाजवादी पार्टी वहाँ से उनको समर्थन मिलता है। कैसे देखते हैं इसको? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और उन्हें राजनीतिक गतिविधि किसी भी माध्यम से सब राजनीतिक दल करते हैं, वो भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस कंफ्यूज है, कोई ये नहीं समझ पाया आज तक कि वो कौन से भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस अखंड भारत की कल्पना करती है तो उन्हें यात्रा जो भाग हिंदुस्तान से अलग हुआ है 1947 में, वहाँ से यात्रा शुरू करनी चाहिए। उसके बाद तो कोई बंटवारा देश का हुआ नहीं है, तो उन्हें कंफ्यूज हैं वो, और वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है। राजनीतिक एजेंडा उनके सामने स्पष्ट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, जो बता रहे थे कि संगात्मक तौर पर बैठक है, बैठक तैयार है, और जिस तरीके से उच्च न्यायालय में कल जो फैसला आएगा उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयार है। चुनाव की तारीख होती है तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं, अगर चुनाव की तारीख में कोई फेरबदल होगा तो फिर माना जा रहा है कि संगठित तौर पर जो भी कार्यक्रम जो अभियान चला जाएंगे वो चलाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की पदयात्रा जो निकल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसको लेकर अहम जानकारी दी है। अहम मुद्दा उन्होंने उठाया कि भारत जोड़ो यात्रा के जो करता धरता है राहुल गांधी, वो कंफ्यूज हैं कि उनको करना क्या है, और अभिज्ञान है उनको, अभी उनको इतना पता नहीं है कि भारत टूटा कब था और कौन सा हिस्सा टूटा है, उसको कौन सा जोड़ना है। वीडियो जर्नलिस्ट साहब
साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर ट्रैक्टर और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हुई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पूर्व चेयरमैन राजकुमार लोधी ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के पाली बेगपुर गांव के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर में ये पूरा हादसा सामने आया है। आपको बता दें बुलंदशहर में ट्रैक्टर और पिकअप की ये जोरदार भिड़ंत हुई है और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में पूर्व चेयरमैन राजकुमार लोधी ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के पाली बेगपुर गांव के पास की घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक ट्रैक्टर और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हुई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। पूर्व चेयरमैन राजकुमार लोधी ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के पाली बेगपुर गांव के पास की घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। और बुलंदशहर के बाद अब अगली खबर है उन्नाव से, जहां पर 2 की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई और इस सड़क हादसे में दोनों बाइक चालक घायल हो गए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर के नीचे यह हादसा हुआ है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के पास की घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। तो घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती इस वक्त कराया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के पास की ये घटना है। तो 2 बाइकों की आमने सामने से ये भिड़ंत हुई है, जोरदार टक्कर हुई 2 बाइकों की, जिसमें दोनों बाइक चालक घायल हो गए हैं और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर के नीचे ये हादसा हुआ है, जिसके बाद हादसे के बाद में दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। अगली खबर है सुल्तानपुर से, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सुल्तानपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि हर 6 महीने में 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी। साथ ही बसों की खरीदी के हिसाब से पुरानी बसों को रोड से हटाया जाएगा। रोडवेज के बस स्टेशनों को कंडम बसों से मुक्त किया जाएगा और निलंबित परिचालकों को बहाल किया जाएगा। वहीं महाकुंभ पर्व के मद्देनजर रोडवेज बेड़े को और मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। सबके लोकप्रिय नेता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर आज बंदोसराय ब्लॉक में 120 सड़कों का लोकार्पण और इस ब्लॉक के जो कार्यालय है उसका उद्घाटन आज किया गया। आज अटल जी के जयंती पर जनता के लिए ये सभी सड़कें आज समर्पित की गई। उसी कार्यक्रम में उनके आज जयंती मनाई गई, यहाँ केक काट करके, और अटल जी से प्रेरणा लेकर के संकल्प लोगों ने लिया है कि हम देश सेवा के लिए कार्य करें। छात्रों के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया, जिसको लेकर भारी तादाद में कश्मीरी छात्र एकत्रित होकर सेंचुरी गेट पर पहुंचे और गेट बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन कश्मीरी छात्रों के साथ लगातार मारपीट हो रही है, लेकिन एएमयू कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, एएमयू में कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की घटना का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध भी किया जा रहा है। कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र में महिला से अभद्रता करते हुए दरोगा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और ये पूरा मामला ककवन के विषधन गांव का है। वहीं दरोगा द्वारा महिला से अभद्रता करने का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है और वायरल होने के बाद में अधिकारी सक्रिय हो गए। साथ ही पूरे मामले की जांच सीपी और एडिशनल डीसीपी को सौंपी गई। वहीं कानपुर सीपी का कहना है कि दरोगा पीड़ित का आधार कार्ड लेने गए थे, इसी दौरान दरोगा से अभद्रता की गई है।
ककवन से संबंधित सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो जिसमें कथित रूप से एक सब इंस्पेक्टर द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किए जाने को दिखाया जा रहा है, इसका गंभीरता से संज्ञान लिया गया है। इस संबंध में थाने से जो वर्जन मिला है, जो घटनाक्रम है जो थाने द्वारा बताया गया, उसके अनुसार एक मुकदमा पर संख्या 128/22 में जो 366 का मुकदमा लिखा गया था, अपराधा की बरामदगी के बाद उसके आयु और उसके बयान और उसके कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट, इसके आधार पे पीड़िता को उसके इच्छा के अनुसार उसके पति के साथ छोड़ दिया गया था, लेकिन पीड़िता का परिवार चाह रहा था कि लड़की उनके सुपुर्द कर दी जाए। ककवन। और अगली खबर है जौनपुर से, जहां पर मिट्टी खोदने से मना करने पर गोली चलाई गई है। युवक का पिस्टल लहराने का एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। अपने खेत से मिट्टी खोदने से मना करने पर यह फायरिंग की गई। मनबड़ युवक का पिस्टल चलाते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। पिस्टल लहराते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई है। चंदवक थाना क्षेत्र के अमीरिया की ये घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जौनपुर से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, जहां पर मनबड़ युवक का पिस्टल लहराते हुए ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ वन इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।